जय हिंद। पीसेस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ज्ञान विद्युत जेएस एकेडमी का होमवर्क जो सीरीज था वो डेट नंबर 39 को कवर करेंगे फ्रेंड्स। और देखिए, कल छुट्टी होने के कारण आप लोग का वीडियो नहीं आया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो कल आपका हॉलीडे, इसलिए ईद के अवसर पे आप लोग को होमवर्क कल नहीं आया था, तो आज हम फिर कंटिन्यू करते हैं। और देखिए, ये डे आपका 39 और डे 39 का जितने भी क्वेश्चन है वो सभी हम लोग कवर करेंगे फ्रेंड्स। प्लीज पीसेस मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि प्राचीन खेलों के संस्करण के बीच में 4 साल के अंतर को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम ओलंपियाड दिया गया। ओलंपियाड लिखिएगा, इसको नाम क्या दिया गया है? ओलंपियाड। ओलंपियाड ओलंपियाड इसका नाम दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं ओलंपियाड से, तो ओलंपियाड से ही ओलंपिक का निर्माण हुआ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर कि पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ और कब से कब तक किया गया, ये ध्यान रखिए। देखिए, अगर हम पैरा ओलंपिक की बात करें तो इसका आयोजन पेरिस में किया गया है। इसका आयोजन पेरिस में किया गया और कब किया गया, कब से कब तक, याद रखिएगा 28 अगस्त। 28 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या, ये तो हो गया आपका पैरा ओलंपिक। ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक का आयोजन किया गया था पेरिस में। ओलंपिक का देखिए, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों का आयोजन कहाँ, पेरिस में किया था। और याद रखिएगा कि ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक, तो याद रखिएगा 26 जुलाई। 26 जुलाई ओलंपिक का आयोजन 26 जुलाई से लेके, याद रखिएगा 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त। 11 अगस्त तक क्या हुआ था कि ओलंपिक आयोजन किया गया था। पैरा ओलंपिक आयोजन किया गया था 28 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं ओलंपिक का, देखिएगा अभी तक 3 बार पेरिस में ओलंपिक आयोजन किया गया है। पहला बार किया गया 1900 में, दूसरा बार किया गया 1924 में, दूसरा बार 1924 में, और तीसरा बार किया गया अभी 2024 में किया गया, पेरिस में ओलंपिक आयोजन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीत कर किस स्थान पर है? देखिए, पेरिस पैरा ओलंपिक ने, भारत ने ना, अगर हम बात करते हैं कि 29 पदक जीता है। कितने पदक जीते हैं? तो 29 पदक जीते हैं। और कौन से स्थान है? तो स्थान याद रखिएगा, स्थान हो जाएगा आपका 18वां स्थान, 18वां, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब कि 29 पदक जीते और 18वां स्थान है। अगर हम बात करते हैं क्या कि इसमें गोल्ड कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा 7 गोल्ड हो गए, ठीक है। उसके बाद 9 आपके सिल्वर हो गए, 9 सिल्वर एस से मैं डिनोट कर रहा हूँ, 13 आपके ब्रॉन्ज हो गए, जिसको हम लोग कांसा कहते हैं, ठीक है। अगर टोटल पदक की बात करें तो टोटल पदक कितने हो जाएगा, तो टोटल पदक 29 पदक इन्होंने जीते हैं भारत ने, ध्यान रखिए, पैरा ओलंपिक में। और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है क्या कि एशिया में पहली बार पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? याद रखिए 1964 में, 1964 में किया गया। और कहाँ पे किया गया, ध्यान रखिएगा, टोक्यो में किया गया। कहाँ पे? तो टोक्यो में, जापान में किया गया 1964 में, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या, सुनिएगा ध्यान से, अगर हम बात करते हैं क्या, एक और यहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं क्या कि देखिए, पैरा ओलंपिक यानी कि जो आपका पेरिस पैरा ओलंपिक में है, अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है 2024 में किया गया था। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कब किया गया? 2024 में, जिसमें पैरा ओलंपिक में 29 मेडल, याद रखिए 29 मेडल जीते हैं, जिसमें से आपका 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज यानी कि कांसा मेडल थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं ओलंपिक की, अब सुनिएगा, ये तो हो गया पैरा ओलंपिक। और ओलंपिक की बात करते हैं, सुनिएगा कि ओलंपिक के खेलों में कितने पदक जीते हैं 2024 में? तो याद रखिए 6 पदक जीते हैं। 6 पदक जीते हैं, जिसमें से 5 आपका ब्रॉन्ज यानी कि 5 आपका कांस्य हो जाएगा, कांस्य पदक 5 हो गया। और एक आपका क्या हो जाएगा? सिल्वर पदक। एक क्या हो जाएगा? तो सिल्वर पदक हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 4 नंबर, देखिएगा। पहले पैरा ओलंपिक खेल कब और कहां आयोजित किए गए? देखिए, पहले पैरा ओलंपिक खेल ना, ये 1960 में, याद रखिए 1960 में आयोजित किए गए हैं। और कहां किए गए? याद है रोम इटली में। कहां किए गए? तो रोम इटली में। रोम इटली में इसका आयोजन किया गया, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे बताया था कि एशिया में पहली बार पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था। 1964 में हुआ था, कहां पे? तो टोक्यो में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है क्या कि पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय कौन थे? देखिए, पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे, याद रखिए मुरलीकांत पाटेकर। लिख लीजिएगा इनका नाम, मुरलीकांत। मुरलीकांत मुरलीकांत पाटेकर। मुरलीकांत पाटेकर है। इनका संबंध जो है, याद रखिएगा कि स्विमिंग खेल से, स्विमिंग जो होते हैं ना, स्विमिंग से है। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है आपके स्विमिंग से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला, इनका संबंध स्विमिंग से है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगर क्वेश्चन बात करते हैं क्या
एक क्वेश्चन यहां से बनता है, सुनिएगा। क्वेश्चन बनता है क्या कि ओलंपिक खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अभिनव बिंद्रा ने। व्यक्तिगत याद रखिएगा, व्यक्तिगत किसने जीता है? तो अभिनव, इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा 2008 में जीते हैं, याद रखिए 2008 में ये स्वर्ण पदक जीते हैं, जिनका संबंध याद रखिए शूटिंग से, इनका संबंध अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे है? तो शूटिंग से, शूटिंग से, याद रखिए शूटिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? याद रखिएगा कि पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? था अवनी, अवनी लेखरा। याद रखिए इनका नाम लिख लीजिएगा, अवनी, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा, उनका संबंध किससे है? तो इनका भी संबंध किससे है? तो शूटिंग से। ये देखिए, ये संबंध इसलिए बता रहे हैं फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्या कि सही सुमेल की, देखिए मोना अग्रवाल, मोना अग्रवाल का संबंध है निशानेबाजी से, प्रीति पाल का संबंध है ट्रैक एंड फील्ड से, मनीष नरवाल का संबंध है निशानेबाजी से, और नीतीश कुमार का संबंध है बैडमिंटन से। अब देखिए कुछ नाम याद रखिएगा, दीपिका कुमारी, ये क्या रखिएगा? दीपिका कुमारी का नाम संबंध है तीरंदाजी से, तीरंदाजी से, ठीक है, तीरंदाजी से। मैं आपको यहाँ पे नाम याद करवा देता हूँ। फवाद मिर्जा, एक नाम याद रखिएगा, फवाद मिर्जा, एक खिलाड़ी का नाम है फवाद मिर्जा। फवाद मिर्जा का जो संबंध किससे है? तो घुड़सवार से है। अवनी लेखरा का संबंध पैराशूटिंग से है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, याद रखिएगा सुहास एल वाई, सुनिएगा सुहास एल वाई, इनका संबंध जो है वो बैडमिंटन से, इनका संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से, बैडमिंटन, याद रखिए बैडमिंटन से है। और याद रखिएगा सुहास एल वाई क्या थे? तो याद रखिए आईएएस थे, नोएडा के, अभी मतलब कि डीएम थे। कौन थे? डीएम थे, कहाँ के? तो नोएडा के थे, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए पैरा ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक कौन है? देखिए पैरा ओलंपिक 2024 में ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्वजवाहक यानी कि समापन समारोह में कौन थे? तो याद रखिएगा हरमिंदर सिंह, याद रखिए इनका नाम लीजिएगा, हरमिंदर, हरमिंदर, हरमिंदर सिंह। और साथ में कौन थी? तो प्रीति पाल, इनका नाम लिखिएगा, प्रीति पाल थी, याद रखिए प्रीति पाल थी। याद रखिएगा कि मतलब कि पैरा ओलंपिक 2024 में ध्वजवाहक समापन समारोह में हरविंदर सिंह और प्रीति पाल थी। अगर हम बात करते हैं उद्घाटन समारोह में कौन थी? तो याद रखिए सुमित अंतल, सुमित, सॉरी, ठीक है। फिर देखिएगा वो बैक हो गया था। अगर हम बात करते हैं क्या कि उद्घाटन समारोह में कौन थी? तो सुमित अंतल, इनका नाम लिखिएगा सुमित, सुमित अंतल, इनका नाम है सुमित अंतल। और याद रखिएगा भाग्यश्री, इनके साथ कौन है? तो भाग्यश्री भी इनके साथ थी, याद रखिएगा उद्घाटन समारोह में, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक 2024 में ध्वजवाहक समारोह में कौन थे? समापन समारोह में हरविंदर सिंह और प्रीति पाल थे, और उद्घाटन समारोह में कौन थे? सुमित अंतल और भाग्यश्री थी, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर कि पेरिस 2024 में पैरा ओलंपिक में मिश्रित कंपाउंड ओपन तीरंदाजी स्पर्धा में कांस्य पदक किन खिलाड़ियों ने जीता था? तो याद रखिए राकेश कुमार, इनका नाम लिखिएगा राकेश कुमार, राकेश कुमार। और साथ में याद रखिएगा शीतल देवी, शीतल देवी, याद रखिए शीतल देवी। इन दोनों का संबंध किससे है? तो तीरंदाजी से क्वेश्चन आता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 पेरिस 2024 में अपने खिताब को बरकरार रखने वाले पहले पैरा पुरुष एथलीट कौन बने हैं? तो याद रखिए सुमित अंतल, कौन बने हैं? तो सुमित अंतल, इनका नाम लिखिएगा सुमित अंतल बने, सुमित अंतल बने हैं। याद रखिएगा इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है भाला फेंक से, ये इंपॉर्टेंट है, इनका संबंध किससे है? तो भाला फेंक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, देखिएगा 11 नंबर की पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय एथलीट की संख्या कितनी है तथा इन्होंने कितने खेलों में भाग लिया है? देखिए पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय एथलीट की संख्या ना 84 है, 84 संख्या है। और याद रखिएगा कि मतलब कि कितने खेलों में भाग लिया था? तो ध्यान रखिएगा कि 12 खेलों में शामिल हुए थे। कितने खेलों में? तो 12 खेलों में, याद रखिए 12 खेलों में क्या हुए थे? शामिल हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है क्या कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या रहा? देखिए पेरिस, सुनिएगा ध्यान से कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या रहा? तो फ्रीज रहा। क्या रहा? फ्रीज, इसको लिखिएगा फ्रीज, फ्रीज कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है कि भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिएगा कि भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 1992 में, 1992 में हुई थी, याद रखिएगा 1992 में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो देवेंद्र झांझड़िया, इनका नाम लिखिएगा देवेंद्र झांझड़िया, देवेंद्र झांझड़िया इनका नाम है। आगे देखिए 40 नंबर कि शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2026 कहां आयोजन किए जाएंगे? देखिए शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2026 आयोजन किए जाएंगे इटली के मिलान शहर में, लिखिएगा नाम इटली,
इटली का एक मिलान शहर है, मिलान शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, क्या सुनिएगा ध्यान से, कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक ये दोनों का आयोजन ना मतलब कि दोनों का जो आयोजन किया जाता है वो एक जगह पे किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की बात करें तो 2020 में हुआ है ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का आयोजन, 2020 यानी कोविड के कारण 2021 में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में। कहाँ हुआ था? टोक्यो में। अगर हम बात करते हैं, सुनिएगा, कि अगर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ, तो 2024 आपके पेरिस में हुआ। 2024 कहाँ हुआ? तो पेरिस में। मैं आपको बताया कि 2024 कहाँ हुआ? पेरिस में। अगर बात करते हैं, ये हर एक 4 साल पे आता है, यानी कि 2028 का कहाँ पे होगा? तो 2028 में होगा लॉस एंजल्स में। कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में होगा, लॉस एंजल्स में। ठीक है, याद रखिए, लॉस एंजल्स में होगा 2028 में। अगर हम बात करें 2032 में, तो 2032 में कहाँ पे होगा? तो याद रखिए 2032 में जो होगा वो याद रखिए विस्बेन ऑस्ट्रिया में। ठीक है ना, विस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, विस्बेन, याद रखिएगा, विस्बेन। विस्बेन क्या हो जाएगा? विस्बेन क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हो जाएगा, ये होगा, ये ध्यान रखिए 2032 में। अब देखिए रिवीजन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किया इमैनुअल मैक्रोन ने। लिख लीजिएगा इनका नाम, इमैनुअल, इमैनुअल, इमैनुअल मैक्रोन ने, याद रखिएगा, इमैनुअल मैक्रोन ने पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किया है। अगला का देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि भाला फेंक में किस खिलाड़ी ने सिल्वर जीता है? तो नीरज चोपड़ा। याद, किसने जीता है? तो नीरज नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है क्या, कि ओलंपिक में हॉकी टीम के कप्तान कौन रहे हैं? तो याद रखिएगा, हॉकी टीम के कप्तान रहे ओलंपिक में, याद रखिए, हरमनप्रीत, हरमन हरमनप्रीत सिंह थे। याद रखिएगा, हरमनप्रीत सिंह थे ओलंपिक में हॉकी टीम के कप्तान। अगला क्वेश्चन है आपका, कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खिलाड़ी को अयोग्य घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा, विनेश फोगाट को, विनेश विनेश फोगाट को, विनेश फोगाट को 500 किलो के वर्ग में, सॉरी 50 किलो के वर्ग में, 50 केजी के वर्ग में क्या हुआ कि अयोग्य घोषित किया गया था। कितना वजन बढ़ने के कारण था? मात्र 100 ग्राम, 100 ग्राम वजन बढ़ गया था, इसलिए इसको हटा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कि उसके बाद बात करते हैं क्या, कि पेरिस ओलंपिक में मिसाल वाहक कौन रहा? देखिए इसमें जो मिसाल वाहक जो है थे ना, अभिनव बिंद्रा। कौन थे? अभिनव बिंद्रा, इनका नाम लिखिएगा, अभिनव, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा थे। अगला क्वेश्चन है आपका, कि किसने 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज जीता है? तो किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्वप्निल कुशेला, स्वप्निल, स्वप्निल, स्वप्निल कुशेला, स्वप्निल कुशेला ने 10 मीटर एयर राइफल्स में मिक्स, सॉरी 50 मीटर एयर राइफल्स में ब्रॉन्ज जीता है। किसने जीता है? तो रखिएगा कि 50 मीटर एयर राइफल्स में ब्रॉन्ज जीता है स्वप्निल कुशेला ने। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कि 10 मीटर एयर राइफल्स में मिक्स टीम खेल में भारत के लिए ब्रॉन्ज कौन जीता है? तो ध्यान रखिएगा, एक का नाम है मनु भाकर और सबरजोत सिंह। याद रखिएगा, मनु भाकर, मनु भाकर नाम है, और एक नाम याद रखिए, मनु भाकर के साथ कौन है? तो सबरजोत, सबरजोत सिंह, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में किसने 2 पदक जीते हैं? तो याद रखिए, मनु भाकर ने। मनु भाकर ने क्या हुआ कि मनु भाकर ने 2 पदक जीते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर के, सन 1921 में वायसराय ने पंजाब प्रांत स्थित किस जिले में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था? ध्यान रखिएगा कि किस जिले में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था? तो मांट गोमड़ी जिला, याद रखिएगा, पाकिस्तान का एक मांट गोमड़ी जिला, याद रखिएगा, मांट गोमड़ी, इसको लिखिएगा, मांट गोमड़ी जिला, पाकिस्तान का एक मांट गोमड़ी जिला, जिसमें क्या हुआ था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है क्या, कि माया सभ्यता के लोग मुख्यतः किस स्थान पर रहा करते थे? तो याद रखिएगा, एक मतलब कि माया सभ्यता के लोग जो है ना, वो यूकानटन प्रायद्वीपीय पर, याद रखिएगा, एक आपका स्थान है जिसका नाम क्या है, लिखिएगा, यूकानटन, यूकानटन प्रायद्वीप पर, यूकांटन प्रायद्वीप पर क्या करते रहा करते थे माया सभ्यता के लोग? यूकांटन प्रायद्वीप पर। ध्यान रखिएगा कि मैक्सिको की खाड़ी से सीमा बनाएगा कौन? याद रखिए, मैक्सिको की खाड़ी, याद रखिए, मैक्सिको खाड़ी जो है ना, मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी की सीमा बनाएगा, कि खाड़ी को सीमा बनाएगा कौन? तो ही यूकांटन प्रायद्वीप।
अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर की, पुनर्जागरण के प्रारंभ में इटली को किस नाम से जानते थे? तो याद रखिएगा इसको हम लोग फ्लोरेंस के नाम से जानते थे। फ्लोरेंस, फ्लोरेंस, फ्लोरेंस के नाम से जानते थे। पुनर्जागरण के प्रारंभ में इटली को हम लोग फ्लोरेंस के नाम से जानते थे, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि इटली, सुनिएगा कि इटली की राजधानी कहाँ है, तो पता है कि इटली की राजधानी क्या है, तो रोम है। इटली की राजधानी क्या है, रोम है। और याद रखिए इटली के अंदर एक देश है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। याद रखिए इटली के अंदर एक देश का नाम है जिसका नाम क्या है, वेटिकन, वेटिकन सिटी। याद रखिए क्या नाम है इसका, वेटिकन सिटी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इटली ना 3 ओर से भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। याद रखिए क्वेश्चन आता है कि इटली 3 ओर से किसके सागर, तो याद रखिए भूमध्य, भूमध्य सागर से क्या हुआ कि घिरा हुआ है इटली, ये ध्यान रखिएगा। अगला 19 नंबर कि आधुनिक विश्व का राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? देखिए आधुनिक विश्व का राजनीतिक चिंतक जो माना जाता है मैकियावेली को। याद रखिएगा किसे, तो मैकियावेली को, मैकियावेली को याद रखिएगा कि मैकियावेली को आधुनिक विश्व का राजनीतिक चिंतक माना जाता है, मैकियावेली को। अगर हम बात करते हैं, सुनिएगा एक मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस, याद रखिएगा द प्रिंस, द प्रिंस एक पुस्तक है और अर्थशास्त्र की तुलना ना यही द प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य है। 20 नंबर है क्या कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह अवधारणा किसके द्वारा और किस सिद्धांत में दी गई थी? देखिए देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह अवधारणा किसने दिया था? कॉपरनिकस ने। किसने दिया? तो कॉपरनिकस ने। पहला आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस ने। अगर हम बात करते हैं क्या, सुनिएगा दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, यह अवधारणा किसके द्वारा तथा किस सिद्धांत पे दी गई थी? तो याद रखिएगा एक सिद्धांत का नाम है सूर्य केंद्रित अवस्था, सूर्य केंद्रित अवस्था सिद्धांत, सूर्य केंद्रित, सूर्य केंद्रित अवस्था, सूर्य केंद्रित अवस्था सिद्धांत है जिसे हम लोग याद रखिएगा हेलियोसेंट्रिक कहते हैं। इसको क्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं हेलियोसेंट्रिक। इसका नाम लिखिएगा हेलियो हेलियोसेंट्रिक, इंग्लिश में हेलियोसेंट्रिक कहते हैं या हिंदी में कहते हैं सूर्य केंद्रित अवस्था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पृथ्वी केंद्रित अवस्था में है, किसने कहा था? टॉलमी ने कहा था। पृथ्वी केंद्रित अवस्था में किसने कहा था? तो टॉलमी ने दिया था। पृथ्वी केंद्रीय अवस्था किसने दिया था? टॉलमी ने। कितने? टॉलमी ने। पृथ्वी पृथ्वी जो है वह केंद्रित अवस्था में था, ये टॉलमी ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किसके द्वारा किया गया था? देखिए बाइबिल का अनुवाद ना जर्मन भाषा में या मार्टिन लूथर द्वारा, याद रखिए इनका नाम है मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर के द्वारा। और मार्टिन लूथर ये जर्मनी के, क्योंकि जर्मनी भाषा था, ये जर्मनी के निवासी थे। ठीक है, ये कहाँ के थे? तो जर्मनी के निवासी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और याद रखिए जर्मनी जो है ना किस प्रायद्वीप पर बसा हुआ है? तो याद रखिएगा जूटलैंड, इनका नाम है जूटलैंड, जूटलैंड। जर्मनी जो है ना वह जूटलैंड प्रायद्वीप पे बसा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर के, संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान कब और कहां से लागू किया गया? देखिए संविधान का सर्वप्रथम लिखित संविधान 1789 1789 में, और ये अमेरिका का एक जगह जिसको फिलाडेल्फिया, याद रखिएगा इनका नाम लिखिएगा, अमेरिका का शहर का नाम है क्या? तो फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया से, याद रखिएगा कहां से? तो फिलाडेल्फिया से। और याद रखिएगा अमेरिका के ये दक्षिण पूर्वी भाग पर अवस्थित है, ये ध्यान रखिए। ये अमेरिका के कहां पे? तो दक्षिण, फिलाडेल्फिया जो है वो अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग पर क्या हुआ है? ये बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगर हम फिलाडेल्फिया की बात करते हैं तो प्रक्षेपात्र या मिसाइल शहर यूएसए का यही था, मतलब कि जहां पे नासा वाले जो अपने अंतरिक्ष यान छोड़ते हैं यहीं से, फिलाडेल्फिया से, ध्यान रखिएगा। तो यहीं से क्या हुआ था? ये संविधान सर्वप्रथम लागू हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था और तथा इसे अमेरिकी में अपनी स्वतंत्रता कब घोषित की थी? देखिए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था टी पार्टी की घटना, टी पार्टी की घटना, टी पार्टी की क्या हो जाएगा? टी पार्टी की घटना हो जाएगा, मतलब टी पार्टी की घटना हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये कब, टी पार्टी की घटना कब हुआ? तो 1773 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में तत्कालिक कारण था टी पार्टी घटना जो 1773 में हुआ था। और ध्यान रखिएगा और अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता कब घोषित की थी? तो याद रखिएगा 1773 में 3 8 की जगह 1776 में। तो अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में की थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और याद रखिए यही, अगर हम बात करते हैं क्या, यही शहर से घोषणा की थी, याद रखिए फिलाडेल्फिया शहर से घोषणा की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर है क्या, अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किसके द्वारा किया गया? देखिए अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन जो किया गया था 1865 में, 1865 में किया गया था। और याद रखिएगा किसके द्वारा? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा, अब्राहम
अब्राहम लिंकन के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा कि अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन कब, 1865 में अब्राहम लिंकन के द्वारा। अगर हम बात करते हैं अमेरिका की तो सुनिएगा ध्यान से, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन, याद रखिएगा। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, वाशिंगटन, वाशिंगटन थे, याद रखिएगा। इन्हीं के नाम पर ना वाशिंगटन राजधानी बना था, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर हम कुछ बात करते हैं भारत से प्रोस्पेक्ट से, देखिएगा कि भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था, एलन बरो ने, याद रखिएगा। एलन बरो ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था, तो एलन बरो ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्या कि मुगल शासक जिसने दास प्रथा का उन्मूलन किया था, कौन, तो अकबर ने, याद रखिए। किसने किया था, अकबर। मुगल शासक कौन था जो दास प्रथा का उन्मूलन किया था, अकबर ने। कब, तो 1562 में, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक दास किसके पास था, फिरोज शाह तुगलक के पास। फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक के पास था। महज 80,000 लगभग दास थे इसके पास, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्या कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब और किसके शासनकाल में हुई थी। देखिए फ्रांस की राज्य क्रांति होती है 1789 में, और किसके शासनकाल में हुई थी, तो लुई, इनका नाम लिखिएगा, लुई 16वां, लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा इनके दादाजी थे लुई 14वां। इनके जो दादाजी जो थे ना, वो क्या किए थे ना कि समय अमेरिका क्रांति में बहुत बढ़ चढ़ के क्या लिए थे, भाग लिए थे, ये ध्यान रखिएगा। 26 नंबर की फ्रांस के किस सम्राट को लिटिल कार्पोरल के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा कि नेपोलियन को। फ्रांस के किस सम्राट को, तो फ्रांस के नेपोलियन सम्राट को लिटिल कार्पोरल के नाम से जाना जाता है, तो इसको तो नेपोलियन लिखिएगा, नेपोलियन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर की, इटली का एकीकरण का जनक किसे माना जाता है। देखिए इटली का एकीकरण का जनक ना मेजिनी को जाना जाता है, मेजिनी को जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि जर्मनी का एकीकरण किसे कहते हैं, तो बिस्मार्क को, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क। अगर क्वेश्चन है कि भारत का एकीकरण, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार पटेल का नाम याद रखिएगा, सरदार पटेल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि यूरोप में सर्वप्रथम पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुआ था, तो इटली से हुआ था। यूरोप में सर्वप्रथम पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई थी, तो यही शहर इटली से हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्या कि बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण करते हुए इटली का एकीकरण किया था, तो याद रखिएगा एक आपका नीति है जिसका नाम है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण करते हुए इटली का एकीकरण किया था, तो ब्लड, ठीक है ना, लौह एवं खून एवं लौह रक्त की नीति, जो ब्लड एंड, इसको बोलते हैं ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। लौह एवं खून की नीति इसको कहते हैं पॉलिसी, ठीक है, याद रखिएगा। ये पॉलिसी जो है वो बिस्मार्क ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अनुसरण करते हुए इटली का एकीकरण किया था, ठीक है ना, लौह एवं रक्त की नीति, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि इसका हिंदी होता है, अगर हम बात करते हैं क्या, अगर भारत में बात करते हैं भारत का एकीकरण, भारत में जो एकीकरण हुआ था वो किसके तहत हुआ था, कैरोट एंड स्टिक, सुनिएगा कैरोट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, कैरोट एंड स्टिक के तहत के आधार पर किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। कैरोट एंड स्टिक ना यही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लाए थे। अगला क्वेश्चन है आपका रूसी क्रांति, सुनिएगा कि रूसी क्रांति कब हुई तथा इसका तत्कालिक कारण क्या था। देखिए रूसी क्रांति हुई थी 1917 में, और इसका तत्कालिक कारण देखिए दो होगा। देखिए तत्कालिक कारण क्या होगा ना, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध में रूस का हार, प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता, प्रथम विश्व युद्ध में रूस का हार, पहला कारण ये था, रूस का हार, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि लोगों का आक्रोश जार के प्रति, राजा के प्रति। दूसरा कारण हो सकता है कि लोगों का आक्रोश जार के प्रति था, राजा के प्रति था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब और तथा इसमें कितने देशों ने भाग लिया था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है ना, और इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, तो 37 देशों ने भाग लिया था, 37 देशों ने, ठीक है। देखिए इसका कारण क्या था ना कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ऑस्ट्रिया याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया हम बोल रहे हैं, ऑस्ट्रिया के राजकुमार जिसका नाम था फर्डिनेंड की हत्या कर दी थी। इसीलिए क्या हुआ था ना कि प्रथम विश्व युद्ध मतलब कि स्टार्ट हुआ था। और क्वेश्चन आता है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी पेरिस की संधि के तहत, सुनिएगा पेरिस की संधि के साथ, पेरिस की संधि बोलिए, या इसको हम लोग सुनिएगा इसको बरसाई की संधि बोलते हैं, या शांति का समझौता इसको कहते हैं, शांति समझौता कहते हैं। और पेरिस की संधि हुई थी 1919 में, ठीक है। बरसाई की संधि भी वही होता है, 1919 में हुआ था। और याद रखिएगा कि जब ये शांति समझौता हुआ था ना, जब शांति समझौता हुआ तो शांति समझौता के बाद देशों की संख्या कितनी हो गई थी, 27। लेकिन यहाँ पे आप आंसर ना 37 कीजिएगा, इसमें कितने देश ने भाग लिया, तो 37 देशों ने। और जब ये समझौता हो गया तो कितने देश हो गया, तो 27 देश हो गया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 31 नंबर, देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किस देश के द्वारा किया गया था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का जो नेतृत्व किया था ना, वो जर्मनी ने किया था, याद रखिएगा, धुरी राष्ट्र जर्मनी। अब यहाँ पे धुरी राष्ट्र जर्मनी हो गया, तो क्वेश्चन बन सकता है मित्र राष्ट्र। तो सुनिएगा
मित्र राष्ट्र की बात करें तो मित्र राष्ट्र कौन किए थे? ब्रिटेन। किसने? तो ब्रिटेन। और ध्यान रखिएगा कि जर्मनी हार गया था प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में, जर्मनी हार गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति सम्मेलन का आयोजन कब और कहां किया गया? देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति सम्मेलन का आयोजन कब और कहां किया गया? तक देखिए ये तो क्या गया 1919 में, 1919 में किया गया। और यार कहां पे किया गया? तो याद रखिएगा कि पेरिस में वर्साई के महल में। ध्यान कहां पे किया गया था? पेरिस में। पेरिस में कहां पे? पेरिस में वर्साई के महल में, वर्साई, वर्साई के महल में, पेरिस में वर्साई के महल में किया गया, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर की द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तथा अमेरिका के राष्ट्रपति क्रमशः कौन थे? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय ना ब्रिटेन मतलब कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंस्टन, याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल थे। और ध्यान रखिएगा और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? रूजवेल्ट। कौन थे? रूजवेल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि आके हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? इसका उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? देखिए हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था ना, ये नर्मदा नदी के बीच में हुआ था, नर्मदा नदी में हुआ था। और किस अभिलेख में है? तो अभिलेख का नाम लिखिएगा एहोल अभिलेख। कहां पे? एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था कि युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था? तो यही हर्ष था, याद किया है। क्वेश्चन आया था कि युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला अंतिम हिंदू राजा, याद किया कौन? तो अंतिम हिंदू राजा, ये आपको बुक में नहीं मिलेंगे। अंतिम हिंदू राजा कौन थे? तो हर्ष, इसको लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 35 नंबर के आधुनिक सैकिमुनि के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा ह्वेनसांग को, ह्वेनसांग को, यानी कि ह्वेनसांग को आधुनिक शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। नीति का पंडित भी कहा जाता है इनको, नीति का पंडित कहा जाता है, ठीक है। अगर बात करते हैं क्या इनको, अगर बात करते हैं क्या कि यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, याद कि यात्रियों का क्या? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है ह्वेनसांग को। अगर हम बात करते हैं ह्वेनसांग की तो सुनिएगा ध्यान से, देखिए ह्वेनसांग एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम है सी यू की पुस्तक की रचना की थी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि देखिए ह्वेनसांग ना ये बौद्ध धर्म के महायान को मानने वाला था, महायान, ये दीक्षा जो लिया था ना वो महायान से लिया था। और ये कहाँ पे पढ़ा? तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा, इसको कुमारगुप्त प्रथम ने इसको बनवाया था, ये ध्यान रखिएगा। और बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? इसको ध्वस्त करवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, सही मेल करना है। देखिएगा तांबे की अधिकता से कौन सा रोग होता है? देखिए तांबे की अधिकता से विल्सन रोग होता है। आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है? पार्किंसन रोग होता है। दंत का क्षय रोग से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा ये होता है आपका क्लोरोसिम होता है। और कैडमियम की अधिकता से मतलब कि सॉरी अधिकता से कौन होता है? टाई रोग होता है। अगर हम बात करते हैं एक और कि पारे की अधिकता से कौन होता है? तो मिनी माता, पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो मिनी माता रोग होता है। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया, लोहे की कमी से एनीमिया होता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर देखिए, गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किस शासक के काल में हुआ था? देखिए गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास जो हुआ था ना वो कनिष्क के शासनकाल में था, कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में ये हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि कनिष्क की बात करें तो कुषाण वंश से संबंधित है कनिष्क। और याद रखिए सर्वाधिक सोने का सिक्का ना यही कुषाण काल में चलाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर की, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता पहली महिला कौन थी तथा किस भाषा में इनके लिए पुरस्कार दिया गया था? देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला जो थी ना आशा पूर्णा देवी थी, इनका नाम लिखिएगा आशा पूर्णा देवी, आशा पूर्णा देवी थी, आशा पूर्णा देवी थी। और ध्यान रखिए इनको किन भाषा में? तो बांग्ला भाषा में, बांग्ला भाषा में इनको पुरस्कार दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए अब इनको ये क्वेश्चन आता है कब दिया गया था? 1976 में मतलब क्या आशा पूर्णा देवी को दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब देखिए कुछ यहाँ पे पॉइंट की बात करते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं, सुनिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1965 में, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गया था। और ध्यान रखिएगा कि और 1976 में इनको दिया गया था बांग्ला भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने पहली महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी थी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने? तो याद रखिएगा जी शंकर कुरूप, इनका नाम लिखिएगा जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप जो थे इनको क्या हुआ था कि प्रथम प्राप्तकर्ता थे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले, प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? मतलब क्या इनका नाम क्या है? तो जी शंकर कुरूप थे, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि
कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी का पहला किसे दिया गया था? सुमित्रा। सुमित्रा इनका नाम लिखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी में सबसे पहले मतलब हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था कब? तो याद रखिए 1968 में, 1968 में। इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर की 34वां और 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक क्रमशः कहाँ आयोजित किए जाएंगे? देखिए 34वां अगर हम बात करते हैं क्या कि 33वां तो आपको पता है, 33वां कहाँ हुआ था? पेरिस में, फ्रांस में। 33वां कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ है। अगर हम 34वां की बात करें तो 34वां होगा लॉस एंजल्स में। लिखिएगा नाम लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स में क्या हुआ था? एंजलिस। लॉस एंजल्स में, याद रखिए एंजल्स में, ठीक है, लॉस एंजल्स में हुआ था। और 35वां क्या पे होगा? तो 35वां में होगा जो ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये ध्यान रखें, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर के सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन कब और किस समिति के सिफारिश पर किया गया? देखिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1926 में। और ध्यान रखिएगा लोक सेवा आयोग का 1926 में क्या? ली आयोग की सिफारिश पे। किस पे? तो ली आयोग के सिफारिश पे सिविल सेवकों के भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर की मल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? देखिए मल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनगर, कुशीनगर थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर महाजनपद की बात करें तो महाजनपद की संख्या 16 थी। इसमें से 12 महाजनपद जो थे, याद रखिए 12 महाजनपद कहाँ थे? तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं क्या कि 14, 12 नहीं 14, याद रखिएगा 14, 14 महाजनपद कहाँ थे? तो भारत में 2 महाजनपद भारत से बाहर थे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। बिहार में कितने महाजनपद? 3 महाजनपद। यूपी में कितने? तो 8 महाजनपद, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर की मगध के किस शासक ने कोसल व काशी राज्यों को अधिग्रहित किया था? तो याद रखिएगा कि जरासंध द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो जरासंध के द्वारा, जरासंध। मतलब कि मगध के किस शासक जरासंध के द्वारा कोसल और काशी राज्यों को अधिग्रहित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर की कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन के उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो याद रखिए गंगा और सोन नदी। कौन सा नदी? तो गंगा और सोन नदी योगदान बहुत ज्यादा दिया था। गंगा और सोन नदियों ने ये योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? देखिए जनपद है, नगर है। और गंधार की बात करें तो गंधार मथुरा गलत हो जाएगा, अंग गलत हो जाएगा, अवंती ये भी गलत है, कंबोज, देखिए कंबोज आपका सही हो जाएगा, कंबोज, राजपुर या हाटक हो जाएगा। याद रखिए राजपुर हो या हाटक हो, ये आपका सही है। अगर हम गंधार की बात करें तो गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। लिखिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। गंधार की राजधानी तक्षशिला। अंग की राजधानी क्या हो जाएगा? चंपा। अगर हम अवंती की राजधानी बात करें तो उज्जैनी होता है। अवंती क्या होता है? उज्जैनी होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए महाजनपद को मैच करना है। देखिए काशी की राजधानी क्या है? तो काशी की राजधानी वाराणसी है, ठीक है। अंक कहाँ है? चंपा। अंक का कहाँ है? तो चंपा है। वज्जी का वैशाली हो जाएगा, वत्स का कौशाम्बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों के उल्लेख किया गया? देखिए कौन से स्रोत में? देखिए 2 स्रोत है। पहला है बौद्ध का स्रोत, बौद्ध स्रोत जिसका नाम है अंगुतर निकाय, अंगुतर निकाय। तो क्वेश्चन आएगा अंगुतर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है, बौद्ध स्रोत। अगर हम जैन ग्रंथ की बात करते हैं, जैन ग्रंथ एक है भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ किसका है? तो भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में क्या है? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में क्या है? 16 महाजनपद की चर्चा है। बौद्ध बोले तो अंगुतर निकाय, जैन बोले तो भगवती सूत्र। अगला क्वेश्चन 47 है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो किस शासक ने जीता था? तो अजातशत्रु ने। किसने? तो अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था, ठीक है ना। देखिए अजातशत्रु का उपनाम आपको पता है कुनिक है, कुनिक। इनका नाम लिखिए कुनिक, कुनिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राजाओं को विचार कीजिए। अजातशत्रु मतलब इनमें से कौन सा बौद्ध के समकालीन थे? बुद्ध के समकालीन थे, अजातशत्रु थे, और एक थे प्रसेनजीत, यानी कि 1 और 3 ये बुद्ध के समकालीन थे। बिंदुसार जो थे ना ये आजीवक संप्रदाय से आजीवक संप्रदाय, बिंदुसार आजीवक, आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर की मगध के राजा अजातशत्रु को किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा था? तो कौशल के साथ। याद रखिए किसके साथ? तो कौशल, कौशल के साथ युद्ध था, कौशल के साथ। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर की महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी क्या थी? तो अही क्षेत्र। इसका नाम लिखिएगा
अही क्षेत्र, याद रखिए अही क्षेत्र। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या, देखिए महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी तो अही क्षेत्र था। क्वेश्चन आता है कि दक्षिणी पंचाल की राजधानी क्या थी, तो कामपिल्ले, कामपिल्ले, याद रखिए क्या ना था, तो कामपिल्ले। दक्षिणी का राजधानी था कामपिल्ले और उत्तरी का राजधानी, उत्तरी पंचाल का राजधानी था अही क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर की, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, कौन सा, तो घनानंद, घनानंद सिकंदर महान के समकालीन था। 52 नंबर की, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था, तो याद रखिए अजातशत्रु के द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है क्या, मगध के राजा अजातशत्रु का किसके साथ सदैव सदैव युद्ध रहा, तो किसके साथ रहा सदैव युद्ध, याद रखिए कौशल के साथ और अवंती के साथ, कौशल, कौशल के साथ और अवंती के साथ, अवंती के साथ ये हमेशा क्या रहा, युद्ध रहा, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है 54 नंबर की, वर्तमान पाकिस्तान में कौन सा जनपद स्थित था, तो कौन सा, देखिए तो वर्तमान पाकिस्तान में एक गंधार जनपद है, कौन सा जनपद, गंधार, गंधार जनपद स्थित था, इसकी राजधानी की थी क्या, तक्षशिला, गंधार की राजधानी क्या थी, तो तक्षशिला, तक्षशिला था, ये ध्यान रखिएगा। 55 नंबर की, 16 महाजनपदों का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है, तो याद रखिए बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर, अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, याद रखिए बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जानकारी मिलती है। 56 नंबर है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित महाजनपदों में से किस एक की राजधानी तक्षशिला थी, तो किसकी थी, तो गंधार की राजधानी क्या थी, गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका 57 नंबर के, उत्तर प्रदेश में किस महाजनपद को गंगा नदी द्वारा दो भागों में विभाजित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा कि पंचाल, पंचाल महाजनपद को, पंचाल महाजनपद, पंचाल महाजनपद को याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी द्वारा दो भागों में विभाजित किया गया था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अही क्षेत्र और दक्षिणी पंचाल की कामपिल्ले। ठीक है, अगला 58 नंबर क्या, किसने अपने शासनकाल में पाटलिपुत्रा को मगध की राजधानी बनाया और यहाँ एक छोटा किला बनवाया था, तो किसने, तो उदयन ने, याद रखिएगा किसने, तो उदयन ने, उदयन ने बनाया था। और याद रखिएगा, और याद रखिए उदयन ने क्या होता कि जल किला बनवाया था, याद रखिए उदयन ने कौन सा किला था, जल किला किसने बनाया था, उदयन ने। याद रखिए पाटलिपुत्र के मगध को राजधानी बनाया उदयन ने और एक छोटा किला बनाया, तो ये इसका नाम है यहाँ एक जल किला, कौन सा किला, तो जल किला बनाया था। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर की, बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित थे, तो याद रखिएगा ये जो थे ना वज्जी, वज्जी महाजनपद से। वज्जी की राजधानी क्या है, तो वैशाली है, वज्जी की राजधानी क्या है, तो वैशाली। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर की, कौन सी जल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, तो कौन सी जल संधि है, तो याद रखिएगा ये आपका जो जोड़ती है ना पनामा नहर है, कौन सी है, तो पनामा नहर, पनामा नहर। याद रखिएगा कि पनामा नहर जो है वो जल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। याद एक पॉइंट याद रखिएगा, पनामा स्थल संधि, एक क्वेश्चन आता है पनामा स्थल संधि, स्थल ये तो नहर हो गया, पनामा स्थल संधि ये किसको जोड़ती है, तो सुनिएगा कि पनामा स्थल संधि है ना वो उत्तरी अमेरिका को ना दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग कौन करती है, तो पनामा स्थल संधि अलग करती है। और एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि बेरिंग जल संधि, याद रखिएगा बेरिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बेरिंग जल संधि। बेरिंग अगर हम बात करते हैं क्या बेरिंग जल संधि की, तो सुनिएगा ध्यान से, बेरिंग जल संधि जो है ना वो क्या करती है कि अलास्का को साइबेरिया से अलग करती है। क्वेश्चन आता है कि अलास्का को साइबेरिया से कौन अलग करती है, तो अलास्का को साइबेरिया से अलग करती है बेरिंग जल संधि अलग करती है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 61 नंबर की, अगुलहास धारा किस से प्रभावित होती है, तो देखिए अगुलहास धारा जो है ना वो किससे प्रभावित होती है, तो याद रखिए हिंद महासागर से। किससे होती है, तो हिंद महासागर, हिंद महासागर से क्या होती है कि प्रभावित होती है। और हिंद महासागर एक प्रकार का गर्म जलधारा, गर्म जलधारा, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं अगुलहास द्वारा मेडागास्कर की धारा और मुआम्बे मतलब कि मोजाम्बिक की धारा से जुड़कर इसका निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि अगुलहास, सुनिएगा एक पॉइंट की, अगुलहास जो आपका धारा है, अगुलहास जो धारा है ना किससे मिलती है, तो मेडागास्कर, मेडागास्कर, मेडागास्कर और मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और मोजाम्बिक की धारा से जुड़कर इसका निर्माण होती है अगुलहास की धारा का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर क्या कि होर्मुज जल संधि किन दो नदियों को जोड़ती है। याद रखिएगा कि होर्मुज जल संधि जो है ना वो किन, देखिए यहाँ पे नदी नहीं की जगह काट के इसको खाड़ी कर लीजिए, खाड़ी, खाड़ियों को, यानी कि
होमुज जल संधि किन दो खाड़ियों को जोड़ती है? तो याद रखिएगा कि ओमान की खाड़ी, इसका लिखिएगा आंसर, ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी को, ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ती है। ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से, फारस की खाड़ी से क्या करती है? फारस की खाड़ी से जोड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है क्या, सुनिएगा, कि लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन जोड़ती है? क्वेश्चन आता है कि लाल सागर को अदन, अदन लिखिएगा, अदन, लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन जोड़ता है? तो बाब अल मंदेब जल संधि, लिखिएगा इसको, कौन जोड़ता है? तो अल बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है किसको? तो रखिएगा लाल सागर को अदन की खाड़ी से। 63 नंबर क्या कि कैरिबियन सागर किस महासागर में स्थित है? तो याद रखिए अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। 64 नंबर की पृथ्वी में कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो याद रखिएगा 71% भाग महासागरों में पाया जाता है, और स्थल कितने? तो स्थल 29% है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की जा सकती है? तो याद रखिएगा क्यूरोसियो से। किससे की जा सकती है? तो क्यूरोसियो से, लिखिएगा क्यूरोसियो से, क्यूरोसियो से। याद रखिएगा कि गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागर से की जा सकती है? तो क्यूरोसियो से की जा सकती है। और याद रखिएगा ये क्यूरोसियो जो है ना, ये प्रशांत महासागर में, कहां पे है? तो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं, क्या सुनिएगा ध्यान से, गल्फ स्ट्रीम के बारे में सुनिएगा। अगर हम गल्फ स्ट्रीम की बात करते हैं तो गल्फ स्ट्रीम जो है ना एक गर्म जलधारा, ये ध्यान रखिएगा, और ये अटलांटिक महासागर में, कहां पे है? तो अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। अगला 66 नंबर क्या कि पाक जल संधि किन दो जल संधियों को मिलती है? तो मन्नार की खाड़ी, सुनिएगा किससे? तो मन्नार, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी के साथ बंगाल की खाड़ी से, मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से। ठीक है ना। भारत को श्रीलंका से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो पाक जल संधि, ये ध्यान रखिएगा। राइट आंसर मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से क्या करती है? मिलाती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर की कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का सबसे निकट है? तो याद रखिएगा इस जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि है? बेरिंग, बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। ठीक है, बेरिंग जल संधि जो है वह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से सबसे निकट है, बेरिंग जल संधि। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं बेरिंग जल संधि जोड़ती किसको है? तो बेरिंग सागर को ना चुक्की सागर से, लिखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरिंग सागर को चुक्की, चुक्की सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि जोड़ती है, बेरिंग सागर को चुक्की सागर से जोड़ती है। अगला 68 नंबर की जावा का सुमात्रा से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो याद रखिएगा एक आपका सुंडा, याद रखिएगा सुंडा जल संधि है, सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि जो है वह जावा को सुमात्रा से अलग करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कौन सी जल संधि से फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ने वाला रेलवे सुरंग बनाया गया है? तो कौन सी जल संधि से? याद रखिएगा डोवर जल संधि, इसका नाम है डोवर, डोवर जल संधि, डोवर जल संधि से फ्रांस और इंग्लैंड के जोड़ने वाली रेलवे सुरंग बनाया गया है। अगला 70 नंबर की भारत के किसी राज्य क्षेत्र को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करना। देखिए यहाँ पे ना क्या कीजिएगा कि भारत के किसी राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है आपका 71 नंबर के अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख क्रमशः संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो याद रखिएगा, देखिए अनुसूचित जनजाति आयोग कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अनुसूचित जाति आयोग, तो अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख ना अनुच्छेद 338 में किया गया है, और अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख जो किया गया अनुच्छेद 338 के क्लाउज ए या क में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर की लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद आपके 330 में वर्णित है, याद रखिएगा अनुच्छेद 330 में, यानी कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 330 में वर्णित है, और विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण अनुच्छेद 332 में वर्णित है, 332 में, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्या कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक भारतीय संवैधानिक निकाय है, इसकी स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा 89 89वां संविधान संशोधन। सुनिएगा कि 89वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 2003-4 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। डेटा 2003-4 ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा 2004 में हुआ था 89वां संविधान संशोधन। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का एक भारतीय संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना किया गया था 89वां संविधान संशोधन 2004 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 74 नंबर के राज्यों को पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों का अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो याद किया अनुच्छेद 16 के, याद किया अनुच्छेद 16 के 4 के क्लाउज क में दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 16
कि क्लाउज 4 के क्लाउज क में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। यानी कि राज्यों को पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रधान संविधान के अनुच्छेद 16 के क्लाउज 4 के क्लाउज क में दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान किया गया था? किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है। तो देखिए आज का होमवर्क हम लोग देख लेते हैं। करंट अफेयर्स में शिखर सम्मेलन पढ़ना है, सेमिनार 2023-24-25, क्वेश्चन बैंक द्वारा पेज नंबर 481 से 490 तक, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है, मगध साम्राज्य, हड़यक वंश और शिशुनाग वंश, ये 2 पढ़ना है। पॉलिटी में भाग 11 पढ़ना है और ज्योग्राफी में ब्रह्मांड और उसकी संरचना के बारे में पढ़ना है फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। मैं डेली मंडे टू फ्राइडे वीडियो अपलोड होता है, ध्यान रखिए, मंडे टू फ्राइडे ये वीडियो अपलोड होता है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग का ना मास्टर वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहा है फ्रेंड। देखिए मास्टर वीडियो आपको वीक के रिवीजन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज आप मास्टर वीडियो को शुरू से वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। महज आपको 3 घंटे का रहता है पूरे 1 वीक का मास्टर वीडियो, तो प्लीज आप उससे जरूर देखिएगा। पीसीएस में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे ज्वाइन होकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। कोई भी लेटेस्ट एग्जाम और फैक्ट वहां पे आप जान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।